हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा पार्ट 2 सेट बी कक्षा 12 का अर्धवार्षिक भौतिक विषय का प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला प्रश्न आपको 2 नंबर का 6वें नंबर का था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। अगर कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, मान लीजिए ये माध्यम हमारा क्या है, सघन, और ये माध्यम हमारा क्या है, विरल। तो जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है, तो अगर इस प्रकाश किरण का इसी सघन माध्यम में वापस लौटना हो तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आवश्यक शर्तों में सबसे पहली शर्त तो यही हो गई, प्रकाश को सघन से विरल माध्यम की तरफ आपतित होना होगा। सघन से विरल माध्यम की तरफ आपतित होना होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगी आपकी आवश्यक शर्तें। अगर ये 2 शर्तें मिलती हैं तो प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को दिखाएगा। जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो समान आवृत्ति होना चाहिए और एक ही दिशा में प्रकाश की तरंगों को चलना होगा, गमन करना होगा। तो जब ऐसी 2 तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो उनके अध्यारोपण के पश्चात जो परिणामी तरंग है, उस परिणामी तरंग में जो तीव्रता है प्रकाश की, उसमें परिवर्तन होता है। तो तीव्रता में परिवर्तन, और इस घटना को हम क्या नाम देते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है बच्चों, तो अब इसका जो दूसरा पार्ट था, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो इन अभी जो मैं शर्तें बता रहा हूं 7-8, उनमें से आप कोई भी 2 शर्तें लिख देते। तो सबसे पहली शर्त क्या है, यही कि उन 2 तरंगों का जो आवृत्ति है वो दोनों की आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, समान। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, आयाम लगभग समान होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, दोनों को एक ही दिशा में गमन करना होगा। अगली कंडीशन क्या हो जाएगी, दोनों स्रोत, मतलब वो जो 2 तरंगें जिन स्रोतों से निकल रही हैं, वो दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। फिर 5वीं कंडीशन क्या लिख सकते थे कि दोनों स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, मतलब उन स्रोतों से जो प्रकाश निकलेगा वो बहुत ही कम मात्रा में निकलना चाहिए, संकीर्ण स्रोत होने चाहिए, जिससे कि उनके अध्यारोपण के पश्चात हमें तीव्रता में परिवर्तन साफ साफ दिखाई दे सके। अगली 6वें नंबर की कंडीशन क्या है, तरंगों का जो कालांतर है वो नियत होना चाहिए। तो कालांतर नियत होना चाहिए, मतलब समय के साथ में कालांतर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं प्रकाश स्रोत, 7वें नंबर की कंडीशन, प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णी, एक ही उसमें तरंग दैर्घ्य का प्रकाश होना चाहिए। इसके बाद अगली कंडीशन है कि अगर वो प्रकाश तरंगें ध्रुवित है तो दोनों का जो ध्रुवण तल है वो क्या होना चाहिए,
समान होना चाहिए, ध्रुवण तल समान होना चाहिए। तो ये सब कुछ कंडीशंस थी, इनमें से आप कोई भी दो कंडीशन लिख देते। अगला क्वेश्चन क्या था, लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र बी के मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई भी आवेशित कण किसी भी चुंबकीय क्षेत्र बी में चलता है, v वेग से गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश पर बल आरोपित करता है और उस बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। और वो लॉरेंज बल क्या था, F इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी। तो इसको हम क्या कह देते हैं, अधिकतम बल की संज्ञा देते हैं। और ये जो अधिकतम बल है, ये अधिकतम बल कितना है हमारे पास में, Q इंटू वी इंटू बी। अब यहां से हमें क्या बताना है, चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक बताना है, मात्रक को परिभाषित करना है। तो यहां से आप क्या कर दीजिए, F बटे क्यू इंटू वी लिख दीजिए, बराबर हो जाएगा B। तो अब यहां से B का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक है न्यूटन, ठीक है, और आवेश का मात्रक है कूलम और मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो हम कैसे परिभाषित करेंगे मात्रक को, चुंबकीय क्षेत्र वह बल के बराबर है, वह चुंबकीय बल के बराबर है जो कि किसी इकाई आवेश पर 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील होने पर लगाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अथवा प्रश्न की। तो इसका अथवा प्रश्न क्या दिया था, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय प्रवृत्ति को हम काई से डिनोट करते हैं, काई। और ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति है ये क्या है, अनुपात है किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता आई, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता आई बटे चुंबकन क्षेत्र जो आप लगाते हैं H, इसके अनुपात को हम उस पदार्थ की क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो बच्चों एक बार फिर समझिए कि किसी अगर पदार्थ को जिसको हमें चुंबकित करना है, जिसमें हमें चुंबकन उत्पन्न करना है, अगर हम उसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसकी तीव्रता H है उसमें रखते हैं, तो उस पदार्थ के अंदर क्या होता है, चुंबकन उत्पन्न होता है। और उसमें उत्पन्न चुंबकन तीव्रता कितनी है उसको हम I कह रहे हैं, प्रति इकाई आरोपित चुंबकन क्षेत्र H, इसके अनुपात को हम क्या कह देते हैं, काई। ठीक, चुंबकीय प्रवृत्ति। अब चूंकि ये दो समान राशियों का अनुपात है इसलिए ये क्या होगा, मात्रकहीन, मात्रक विहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान होगा। तो ये निहायत ही आसान प्रश्न था बच्चों, आपको I बराबर क्या लगा देना था, विद्युत वाहक बल बटे आंतरिक प्रतिरोध R। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा क्या लिखते, 12 वोल्ट बटे 0.4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 एम्पियर। तो ये हो गया आपका 30 एम्पियर अधिकतम धारा का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अथवा प्रश्न को देख लेते हैं। ताप बढ़ाने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो वहाँ पर जो तापीय ऊर्जा के कारण उसके परमाणुओं का आयनीकरण बढ़ जाता है, और आयनीकरण बढ़ने से उससे जो उत्पन्न मुक्त हुए, किसी भी परमाणु से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन
कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और साथ ही साथ उन आयनों का, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में आयन बने हैं, धनात्मक आयन बने हैं, उन आयनों की कंपन गति भी बढ़ जाती है ताप बढ़ने के साथ। तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के बाद में वो क्या करते हैं, अपनी ही स्थिति के आगे पीछे अपनी माध्य स्थिति के कंपन करने लगते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो जाने की कोशिश कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन की संघट्ट टकराव उस कंपन करते हुए आयन से बढ़ने के चांसेस, बढ़ने की प्रायिकता बढ़ जाती है। और यही जो आपके संघट्ट है या टकराव है, यही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो वहां पर टकराव इलेक्ट्रॉनों का, गतिमान या गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों का टकराव या संघट्ट कंपन करते हुए आयनों से बढ़ जाने के कारण प्रतिरोध बढ़ता है। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ताप बढ़ने की वजह से। इसीलिए ताप बढ़ाने पर किसी भी चालक के पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रश्न था, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र आपके सामने ये रहा। प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए फेजर आरेख तथा V एवं I तथा ओमेगा t के मध्य ग्राफ बनाइए। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो हमारे पास में ये हो गया ओमेगा t अक्ष, और ये हो जाएगा हमारा V तथा I। इसको हम इन दो अक्षों में दिखा रहे हैं। इसके बाद मान लीजिए हमारा जो विभव है, प्रत्यावर्ती विभव हमारा ये हो गया। अब इसके बाद में अगर हम धारा बनाएं तो धारा हमें मालूम है कि वो 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो हम ये धारा बना रहे हैं जो कि विभव से 90 डिग्री पश्चगामी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके फेजर की। तो ये है विभव। तो ये जो विभव है हमारा, इस विभव में ये हमने बना दिया क्या, विभव सदिश V, और ये ओमेगा t बना दिया हमने। अब इसके बाद में ये है आपका धारा। तो ये बना दिया हमने क्या, धारा I। ये हो गया I वेक्टर। अब ये देखिए यहाँ पर V और I में 90 डिग्री का अंतर है, मतलब विभव जो है वो हमारा अग्रगामी है 90 डिग्री से, और धारा जो है वो विभव से पश्चगामी है 90 डिग्री से। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न 10 नंबर का, विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसकी उपस्थिति का एक उदाहरण बताइए। तो जो विस्थापन धारा है बच्चों, वो कैसे डिफाइन होती है, किसी माध्यम या निर्वात में अगर कहीं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है और वह समय के साथ परिवर्तनशील है, या यूं कहिए कि उस माध्यम या निर्वात में विद्युत फ्लक्स परिवर्तनशील है, तो इस तरह के विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स के कारण वहां पर एक धारा उत्पन्न होती है और जिसको नाम दिया गया विस्थापन धारा। ठीक है बच्चों। तो जो विस्थापन धारा है, वो विस्थापन धारा ID बराबर क्या लिखा जाता है, एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन dt। इसकी उपस्थिति का एक उदाहरण दीजिए। तो इसकी उपस्थिति का जो उदाहरण है वो क्या है, गैस डिस्चार्ज। गैस डिस्चार्ज में ऐसा क्या होता है
इसमें विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है कि जो गैस के अणु हैं वो आयनित होकर आवेशित कणों में बदल जाते हैं। ठीक है, मतलब किसी अगर एक ऐसी ट्यूब ली गई, गैस चैम्बर लिया गया और वहां पे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है, तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, वो गैस के कण क्या, अणु, गैस के अणु आयनीकरण होगा उनका और आवेशित कणों में वो बदल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकल गया किसी परमाणु से तो वो क्या बन गया, वो धनात्मक आयन बन गया और ऋणात्मक आवेश उसमें से उत्पन्न हो गया। तो इस तरीके से वहां पर आवेशों की जो संख्या है वो परिवर्तनशील है और आवेशित कण एक दूसरे के बीच में क्या लगाने लगते हैं, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। तो इस आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण वहां पर क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, का अथवा प्रश्न ले लेते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं, इनके दो गुण लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई धनावेश त्वरित गति में चलायमान होता है तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण समय के सापेक्ष परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा यह दोनों क्षेत्रों के पारस्परिक संबंध से, मतलब परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के पारस्परिक संबंध से विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। तो शर्त क्या है कि आवेश का चलायमान होना और त्वरित गति में होना, वहां पर उसका जो त्वरण है वो समय के साथ में परिवर्तित होना चाहिए। तो त्वरित गति में जब वो आवेश चलेगा तो वो क्या करेगा, अपने चारों तरफ परिवर्ती, समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और वो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और इस तरीके से ये दोनों के पारस्परिक संबंध से विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई दो गुण। तो मैं आपको 5 या 6 गुण बताने जा रहा हूं जिनमें से आप कोई भी दो गुण लिख देते। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इसके बाद में ये निर्वात में संचरित होती हैं। ठीक है, निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, मतलब ये माध्यम में तो चल ही सकती है लेकिन माध्यम ना भी हो तब भी इनके संचरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बल्कि और ज्यादा वेग से उस निर्वात में संचरित हो सकती हैं। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से अप्रभावित रहती है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहेंगी, मतलब इनकी मौजूदगी का इसके संचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, निर्वात में इनका वेग कितना होता है, c, प्रकाश के वेग के बराबर, जिसका मान होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके बाद ये प्रकाश के सारे गुण जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि दर्शाती है। अगली, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र समान कला में होते हैं, मतलब दोलन करते हुए विद्युत क्षेत्र और दोलन करते हुए चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कालांतर शून्य होता है। ले लेते हैं, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है। मूल कारण, तो किसी भी विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण ये है कि कोई भी आवेश जो सबसे छोटा आवेश है वो आवेश E
इलेक्ट्रॉन के आवेश से छोटा नहीं हो सकता, मतलब E 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम, जिसका मान है कोई भी आवेश इससे छोटा नहीं हो सकता तथा इसके पूर्ण गुणज के बराबर ही हो सकता है। मतलब ना तो हम आवेश को 1/2 या फिर भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और ना ही हम उसको दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आवेश हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होगा और वह क्या होगा, इसका पूर्ण गुणज होगा n × E। तो मूल कारण क्या है कि जो मूलभूत आवेश है, आवेश सबसे छोटी इकाई आवेश की है वह E है। E से छोटा कोई आवेश नहीं हो सकता और यह हमेशा एक पूर्ण संख्या के गुणा के रूप में व्यक्त होगा। अब हम बात करते हैं इसके अथवा प्रश्न की। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। तो समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, आप कोई भी 2 विशेषताएं लिख देते इसमें, जैसे प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन में ही दिख रही थी, विभव समान। पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव समान मिलेगा आपको। इसके बाद एकांक धनावेश को, अब जब विभव समान है तो इस पृष्ठ पर अगर हम एकांक धनावेश, इकाई धनावेश ले लें तो उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। अब अगली प्रॉपर्टी, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। तो बल रेखाएं क्या होंगी, उस पृष्ठ के लंबवत होंगी। ठीक है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होंगी। आगे अपन बात करते हैं, तो 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है ना, 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। अगला प्रश्न था, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी भी धातु की सतह से परमाणु के बाह्य कक्ष में घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से निकालना। ठीक है, मान लीजिए कोई भी धातु के अगर हम एक परमाणु की बात करें तो उसका ये है नाभिक, और इस नाभिक के चारों तरफ कक्षा में, अलग अलग कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी होती है और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस कक्षा में, इस नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो जो बाह्य, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इस धातु से निकाल लें, ठीक है, तो इस धातु को निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाएगी। तो अब इसको निकालने के लिए हमें क्या है, ये जो नाभिक है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, कुछ ना कुछ ऊर्जा से इसको बांध के रख रहा है, जिसके कारण ये इस कक्ष में लगातार चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो अब जितनी ऊर्जा से ये बंधा हुआ है, अगर उतनी ऊर्जा हम इसको बाहर से प्रदान कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से फ्री हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कितने तरह से ऊर्जा दे पाते हैं वो क्या डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का प्रकार। तो सबसे पहला जो उत्सर्जन है वो क्या है, तापीय उत्सर्जन। तापीय उत्सर्जन मतलब हम अगर इसको, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करें, तापीय ऊर्जा दे दें जो कि इसकी इस नाभिक की ऊर्जा के बराबर हो, तो ये यहां से मुक्त हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या कहता है,
कि अगर आप करें कि इस पर प्रकाश एक निश्चित आवृत्ति और तीव्रता का प्रकाश इस पर आपतित करें तो उस प्रकाश से इसको जो इसकी जरूरत की ऊर्जा है वो मिल जाएगी और ये क्या होगा, इस बंधन से, इस नाभिक के बंधन से मुक्त हो जाएगा और उत्सर्जित हो जाएगा। तो ये कहलाता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तीसरा क्या है, विद्युत उत्सर्जन। तो विद्युत उत्सर्जन क्या कहता है कि अगर आप किसी भी विभवांतर, विद्युत क्षेत्र के विभवांतर से आप इसको ऊर्जा प्रदान कर दें और ये मुक्त हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, विद्युत उत्सर्जन। और लास्ट क्या है, द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन, द्वितीयक उत्सर्जन क्या कहता है कि अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन लाके इससे टकरा दें, ये जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर हम किसी भी तरीके से बाह्य एक इलेक्ट्रॉन को ले आके इसके साथ में उसका संघट्ट करवा दें, टकराव करवा दें, तो उस टकराव के दौरान वो क्या करेगा, अपनी ऊर्जा इसको दे देगा और वह ऊर्जा से ये इस नाभिक की ऊर्जा से, उस ऊर्जा के कारण ये मुक्त हो जाएगा और इस तरह के उत्सर्जन को आप क्या कहते हैं, द्वितीयक उत्सर्जन। आगे हम बात करते हैं इसके अथवा प्रश्न की। दहली आवृत्ति किसे कहते हैं? तो दहली आवृत्ति क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में किसी भी सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन के लिए आवश्यक वह न्यूनतम आवृत्ति जो कि उस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है, वह क्या कहलाएगी, दहली आवृत्ति कहलाएगी। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो कि उस उत्सर्जन के लिए आवश्यक है, वह क्या कहलाएगा, उसकी दहली आवृत्ति कहलाएगा। तो दहली आवृत्ति मान लीजिए क्या है, न्यू नॉट। अगर हम इसको न्यू नॉट लिखें तो जो दहली आवृत्ति है उसके संगत जो ऊर्जा है उसको हम क्या कहते हैं, उस धातु का कार्यफलन भी कहते हैं, वर्क फंक्शन, फाई नॉट। और ये क्या होता है, h इंटू न्यू नॉट, जहां पर न्यू नॉट क्या है, एक दहली आवृत्ति है। मतलब इतनी न्यूनतम आवृत्ति होनी ही चाहिए आपतित प्रकाश में जो कि उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक है। इससे कम आवृत्ति होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा और यही आवृत्ति क्या कहलाएगी, उसकी दहली आवृत्ति कहलाएगी।